हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके पास एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं। हमारे आज के जो ड्रामेटिस्ट हैं वो हैरोल्ड पिंटर साहब हैं और उनका एक बहुत ही फेमस प्ले है, एब्सर्डिस्ट कैटेगरी में आता है। वैसे वो मिनेस प्ले में भी आता है। हम बताएंगे आपको कि मिनेस ड्रामा क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे उसको, डिटेल में पढ़ेंगे उसको, उसके थीम को, उसके समरी को, उसमें क्या सिंबल्स यूज हुए हैं, सबको पढ़ेंगे। एक्ट वाइज, सीन वाइज हम पढ़ेंगे। और उस प्ले का लेकिन नाम आपको पहले बता दूं, उस प्ले का नाम है द बर्थडे पार्टी। बहुत ही बेहतरीन प्ले है। तो आइए सबसे पहले, बिफोर हम स्टार्ट द प्ले ऑफ हेराल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नो समथिंग अबाउट हेराल्ड पिंटर। हेराल्ड पिंटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। सो आप भी आ जाइए और क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेराल्ड पिंटर, इनका पूरा नाम बात करें तो हेराल्ड पिंटर ही इनका नाम है। जन्म की बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1930। 10 अक्टूबर 1930 को हैकने लंदन में इनका जन्म हुआ था। लंदन के बड़े फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। नोबल लॉरिएट भी हैं भाई। नोबल पुरस्कार इनको 2005 में मिला है इसी के लिए। ध्यान रखिएगा, इनके बर्थडे पार्टी के लिए ही माना जाता है कि इनको 2005 का नोबल प्राइज मिला हुआ है। चलिए फिलहाल आगे ये सब भी हमको मिलेगा। इनकी डेथ कहाँ हुई? तो 24 दिसंबर 2008 को लंदन इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हुई है। तो लंदन में जन्मे, लंदन में ही डेथ इनकी हो गई। चलिए नेशनैलिटी की बात करें तो ब्रिटिश नेशनैलिटी है इनकी। बैकग्राउंड की बात करें तो जेविस डिसेंट से आते हैं भैया। ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन नहीं है, जेविस हैं ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। ग्रू अप वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इनका भाई बड़े हैं, और द ब्लिड्स हैड अ मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन हिम। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो भी उस दौरान से बड़ा हुआ है ना बच्चा, उसका काफ़ी इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर का उसके साइक पर पड़ा है, मेंटल साइक पर। तो इनके ऊपर भी काफ़ी मतलब उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहाँ से ट्रेनिंग ली। सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से भी इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो समझ सकते हैं इतनी ट्रेनिंग ली है ड्रामा की तो कितने अच्छे ड्रामेटिस्ट होंगे। इनिशियली एन एक्टर, तो एक्टर थे शुरुआत में, अंडर द स्टेज नेम डेविड बेरान। ध्यान रखिएगा, इनका स्टेज का नाम था डेविड बेरान ना, इसी नाम से ये काम किया करते थे। तो ये एक्टर भी थे, स्टेज एक्टर भी थे। बाद में तो लिखना शुरू कर दिए भाई, तो ठीक ही है, अच्छी बात है। अपना लिख रहे हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए अर्ली इनके वर्क्स की बात करते हैं, इनके कुछ मेजर वर्क्स देख लेते हैं। तो अर्ली, अभी हमने आपको बता रहे थे ना, अर्ली प्ले, जैसे इनका द कॉमेडी ऑफ मिनेस, अभी हम आपको बता रहे थे ना मिनेस प्ले क्या होते हैं, हॉरर क्या होता है, मिनेस क्या होता है, आपको बताएंगे। कॉमेडी ऑफ मिनेस के ओरिजिनेटर माने जाते हैं, ये फादर माने जाते हैं। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं इनके अर्ली प्लेज क्या हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न ही करना है, एंड अदर यू कैन स्किप, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आपको याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दैट यू कैन नॉट फॉरगेट एंड यू हैव टू रिमेंबर, मैं कह सकता हूँ वो प्लेज में आपको टिक कर दूंगा। तो द फर्स्ट इनकी द रूम है, 1957 में पहला प्ले आया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बर्थडे पार्टी, आपको याद ही रखना, आप पढ़ेंगे भी, अभी डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको। द डम्ब वॉलंटियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एटलीस्ट आपको जानना पड़ेगा। एंड द केयर टेकर, माना जाता है इनकी लाइफ में सक्सेस लाने का सबसे बड़ा श्रेय इसी प्ले को जाता है, केयर टेकर को। तो ये तीन प्लेज आप शुरुआत के याद रखेंगे। द लवर है, द होम कमिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉन द टोनी अवार्ड। टोनी अवार्ड इनको मिला था ना, बेस्ट प्ले के लिए दिया जाता है टोनी अवार्ड, तो इनको मिला था। बाद के इनके प्ले हैं ओल्ड टाइम्स है, नो मैंस लैंड है। बिट्रायल इज आल्सो वेरी फेमस, नोन फॉर रिवर्स क्रोनोलॉजी, इसमें रिवर्स क्रोनोलॉजी को इन्होंने दिखाया है। बिट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मून लाइट है, एसेस टू एसेस है, सेलिब्रेशन है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेशन इनकी लास्ट प्ले है, इस वजह से आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। तो जो आपको मैं याद रखने के लिए बोलूं, अगर सिंपली मैं कहूं तो बर्थडे पार्टी याद रखिए, डम्ब वेटर, केयर टेकर याद रखिए, द होम कमिंग याद रखिए, और उसके बाद इनका जो है आप बिट्रायल याद रखिए ना। इतनी रचनाएं तो आप कम से कम 5 इनकी याद रखिए। बाकी पहला प्ले द रूम है और लास्ट प्ले द सेलिब्रेशन है, तो ये आप याद रखेंगे तो द बेस्ट ना। चलो फिलहाल आइए हम बात करते हैं, केवल प्ले लिखा ही नहीं भैया, स्क्रीन प्ले भी लिखा है ना।
तो स्क्रीन प्ले बहुत सारे लोग लिखा करते थे, तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या स्क्रीन प्ले। द सर्वेंट स्क्रीन प्ले 1916, द गो बिटवीन 1917, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वेमन, ये काफी फेमस है, याद रख लीजिएगा 1981 में। इन सब का स्क्रीन प्ले, ये सब मूवी है ना, इन मूवीज का स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा है। उसके बाद द ट्रायल इनकी है 1993, बेस्ड ऑन काफकाज नावल, काफका के नावल पर बेस्ड है, काफका का नावल ही है द ट्रायल नाम से ना, उसका स्क्रीन प्ले लिखा था किसने, हेरोल्ड पिंटर ने, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका स्लूथ है 2007 में, ये रीमेक हुई थी। तो ये स्क्रीन प्ले हैं कुछ जो इन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ वी हैव सम अवार्ड्स, इनको क्या अवार्ड्स मिला था, किस लिए मिला था, तो इसको देख लेते हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए ना। चलिए नाउ अवार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल हमने आपके सामने दिया हुआ है, एक में अवार्ड है, दूसरे में इनका ईयर है, किस ईयर में, रीजन क्या था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था कि ये अवार्ड इनको मिला था। तो लेट्स हैव अ लुक। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हम पहले ही आपको बता दिए 2005 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, तो आपको याद ही रखनी है। अब आप न भी रखना चाहें तब भी याद रखना पड़ेगा, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ये इनको मिला क्यों था, फॉर अनकवरिंग द precipice under everyday prattle and penetrating the closed rooms of operation, recognized for his play that reveal power dynamics through language, silence and menace। तो इसके लिए इनको ये पॉपुलैरिटी मिली, स्पेशली इनकी जो द बर्थडे पार्टी थी ना, उसके लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है, द बर्थडे पार्टी के लिए। माना जाता है काफी इनका योगदान है, काफी चल के इस प्ले को रिकॉग्नाइज किया गया और 2005 में इनको इनके बेहतरीन योगदान के लिए, खास करके जो डेली लाइफ को अनकवर करने के लिए रूम ऑपरेशंस को, उसको इनके अवार्ड इनको मिला है। टोनी अवार्ड हमने आपको बताया, इनका प्ले पीछे 1967 में द होम कमिंग आया था, उसके लिए इन्हें टोनी अवार्ड मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। Honored for the Homecoming, which became a landmark in modern theater with its psychological tension and masterful dialogue। इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद लॉरेंस ओलिवर अवार्ड मिला है, कंपेनियन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये ध्यान रखेंगे 2008 में, ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला है, डेथ से थोड़े समय पहले ही मिला था, 2008 में इनकी डेथ भी हो गई ना। डेविड कोहेन प्राइज फॉर लिटरेचर इनको मिला था 1995 में, यूरोपियन थिएटर प्राइज भी 2006 में मिला, विल्फ्रेड ओवेन प्राइज भी इनको 2004 में मिला है। तो ये कुछ अवार्ड हैं जिसमें आपको ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, और एक अवार्ड और कहाँ गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये 3 अवार्ड आप नहीं भूलेंगे। नोबेल लॉरिएट 2005, टोनी अवार्ड 1967 और ऑर्डर ऑफ मेरिट 2008। तो शुरुआत में टोनी अवार्ड और लास्ट में नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है अगर हम देखें, तो मास्टर ऑफ सब टेक्स्ट, साइलेंस, एम्बिग्यूटी एंड पाजेस, तो इसके मास्टर माने जाते हैं ना, टेक्स्ट के अंदर सब टेक्स्ट के मास्टर माने जाते हैं। साइलेंस इनके प्लेज में देखने को मिलता है, एम्बिग्यूटी भी मिलती है और पॉजेस मिलते हैं, तो इसके मास्टर माने जाते हैं कि स्टोरी को कैसे पॉज करके फिर शुरुआत करते हैं। ज्यादातर इनका प्लेज फोकस किस पे करता है, चाहे वो आप कोई भी इनका प्ले देख लीजिए, तो ज्यादातर फोकस करता है पावर डायनेमिक्स इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स पर फोकस करता है। जैसे हम बर्थडे पार्टी में ही देखेंगे ना, जो है मेग है और पीटर है, तो उसको देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, पावर डायनेमिक्स की बात करता है। साइकोलॉजिकल टेंशन तो हमेशा रहेगा इनके प्लेज में, खास करके अब्सर्डिस्ट टाइप के ये प्ले लिखा करते थे ना, अब्सर्डिस्ट में आते हैं ये, ध्यान रखिएगा, अब्सर्डिस्ट प्लेज। तो अब्सर्डिस्ट में तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि साइकोलॉजिकल टेंशन तो रहेगी ही, साइकोलॉजिकल टेंशन हमेशा रहती है। बर्थडे पार्टी में भी आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल टेंशन है, उसको जो गोल्डन वर्ग और क्या रहते हैं, 2 लोग आते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं ना, तो ये दोनों के मन में ये कहीं ना कहीं टेंशन है कि ये लोग आए क्यों थे, क्या ऐसा इसने कांड किया हुआ है जो इसको लेकर के चले गए, तो टेंशन है, साइकोलॉजिकल थ्रेट है, कंट्रोल है एंड फियर इन डोमेस्टिक सेटिंग, ये सब आपको इस प्ले में देखने को मिलेगा। तो सारे प्ले में लगभग आप देखेंगे तो ये थीम्स इनके मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली पॉलिटिकल इन लेटर लाइफ, बाद में थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गए थे, आउट स्पोकन हो गए थे, जैसे वार के खिलाफ बोलना, इंपेरियलिज्म के खिलाफ बोलना और यूएस फॉरेन पॉलिसी के जो है खिलाफ, ये सब बोला करते थे। तो काफी मतलब पॉलिटिकली भी लास्ट में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। टर्म्स कुछ इन्होंने जो क्वाइन किए हैं उसको देख लीजिए, जो टर्म्स इनके लिए आते हैं उसको देख लीजिए। तो पहला है कॉमेडी ऑफ मिनेस, तो ध्यान रखिएगा, कॉमेडी ऑफ मिनेस बहुत ही फेमस टर्म है जो इनके प्लेज के लिए आता है।
हालांकि क्वाइन उसे किया था इरविंग वार्डल ने, ध्यान रखिएगा, इरविंग वार्डल ने क्वाइन किया है, लेकिन आता किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, पिंटर के प्ले के लिए। पिंटर के प्ले के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, कॉमेडी ऑफ मिनेस, ध्यान रखिएगा। और ये टर्म क्वाइन किसने किया है, तो इरविंग वार्डल ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेफर्स टू अ ब्लेंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स एंड अंडरलाइंग थ्रेट। इसमें कॉमेडी ऑफ मिनेस में होता क्या है, कॉमिक एलिमेंट रहेगा तो कॉमेडी हो गया, मिनेस मतलब होता है थ्रेट, मतलब कुछ उसमें डर, हॉरर टाइप का रहेगा ना, थ्रेट टाइप का, तो वही कहलाता है कॉमेडी ऑफ मिनेस, ठीक है। उसके बाद बेटा इनका क्या है, पिंटरस्क एक शब्द यूज किया जाता है, इनका जो स्टाइल है लिखने का ना, उसके लिए पिंटरस्क स्टाइल कही जाती है। पिंटरस्क स्टाइल है क्या, रेफर्स टू डायलॉग विथ पॉजेस, जिस डायलॉग में पॉजेस हो, साइलेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच और मिनेसिंग अंडरटोन जहां पर हो, उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, पिंटरस्ट स्टाइल, क्या बोलते हैं, पिंटरस्ट स्टाइल, ठीक है। नाउ एन एक्सेप्टेड वर्ड इन द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में अब ये क्या है, एक्सेप्टेड हो गया है, जो किसके लिए आया था, इनकी स्टाइल के लिए आया था, किनके, हेरोल्ड पेंटर की राइटिंग जो स्टाइल है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजेज का यूज करते हैं, साइलेंसेस का और इनडायरेक्ट स्पीचेज का ना, तो यही हमारा क्या आता है, यही अब बन गया पिंटरस्ट के एक वर्ड बन गया ना। चलिए उसके बाद पिंटर पॉज, पिंटर पॉज वही जो हमने आपको बताया ना, पॉजेस से, अ डिस्टिंक्ट ड्रामेटिक डिवाइस यूजिंग साइलेंस टू बिल्ड टेंशन, जैसे ये टेंशन बिल्ड करने के लिए साइलेंस का यूज करते हैं। सपोज करिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अचानक से हम क्या चुप हो जाए, साइलेंट हो जाएं, तो अब धीरे धीरे 1 मिनट तक आप सोचेंगे अब आवाज आएगी, अब आवाज आएगी, 2 मिनट तक, उसके बाद आपको टेंशन होने लगेगी, क्या हो गया, आप मैसेज लिखना शुरू कर देंगे कि सर आवाज नहीं आ रही है, माइक खराब हो गई, ये खराब होगा, टेंशन एराइज होना शुरू हो जाएगा। साइलेंस के थ्रू टेंशन क्रिएट करते थे। रिवील साइकोलॉजी आर असर्ट पावर, तो ये भी क्या कहलाता है, ये सब पिंटर पॉज कहलाता है, क्या कहलाता है, पिंटर पॉज, ठीक है। तो इसके भी मास्टर थे ये, तो ये तीनों आप याद रखिएगा, कॉमेडी ऑफ मिनेस, पिंटरस और पिंटर पॉज। कॉमेडी ऑफ मिनेस जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आपके, चाहे वो नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम हो, टीईटी पीटी, वहां पर इसको पूछा जाता है। टर्म किसने क्वाइन किया, तो इरविंग वार्डल ने, आप याद रखिएगा। और किसके लिए आता है ये, तो हेरोल्ड पेंटर के प्लेज के लिए आता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्रिटिकल थीम्स एंड फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या क्रिटिकल थीम्स इनकी है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम इसकी। साइलेंस एंड कम्युनिकेशन, सबसे पहले देखें इनके जो फीचर्स हैं इनके प्लेस के, वो क्या है, साइलेंस है और कम्युनिकेशन। तो मतलब लैंग्वेज फेल्स आर हाइड्स मीनिंग, यहाँ पर लैंग्वेज क्या करती है, मीनिंग को या तो जो निकलनी चाहिए उसको फेल कर देती है, या हाइड करने की कोशिश करती है ना। ये एक स्टाइल होती है, ये एक स्टाइल होती है कि थोड़ा सा कह करके रुक जाएं ना, तो वहां पर क्या होता है, मीनिंग को हाइड करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। पावर एंड डोमिनेशन भी थीम इनमें मिलती है, हमने आपको बताया है कि चाहे वो डायलॉग्स के थ्रू हो, रिलेशनशिप में ये क्या करते हैं, डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, पावर का। आइडेंटिटी एंड मेमोरी की बात करें तो एम्बिग्यूटी होती है, हमने आपको बताया ना, इनके प्लेज में क्या है कि कोई भी करेक्टर आएगा उसके पास्ट के बारे में हमें कोई बहुत जानकारी नहीं होती है, एम्बिगुअस होता है, अंधेरे में रहता है बिल्कुल ना, डायलेमेटिक होता है बिल्कुल। तो ये टेक्निक इनकी थी। टाइम एंड स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, मतलब नॉन लीनियर नरेशन होता है, मतलब कभी प्रेजेंट में स्टोरी चलेगी, कभी पास्ट में चली जाएगी, कभी फ्यूचर का हाइपोथेसिस होने लगेगा ना, और जैसे बिट्रायल में इनका प्ले बिट्रायल है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। पॉलिटिकल वॉइस है, तो पॉलिटिकल वॉइस भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। टेक्निक एंड स्टाइल इनकी क्या है, तो ये भी हमारे जो है मिनिमलिस्ट स्टाइल में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे जितने भी हमारे इस प्रकार के राइटर हैं ना, चाहे एडवर्ड एल्बी हो, ये सब मिनिमलिस्ट राइटर कहलाते हैं ना। एंड क्या करते हैं ये, इनके डायलॉग और सेट्स जो है बिल्कुल एक पर्टिकुलर प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं। रियलिस्टिक करेक्टर्स इन सरियल सिचुएशन, तो ज्यादातर इस प्रकार के राइटर जो होते हैं वो सरियल कंडीशंस को ही दिखाते हैं, रियलिस्टिक कैरेक्टर को दिखाते हैं। वैसे भी अब्सर्डिस्ट जो है ना, वो क्या है, वो रियलिज्म को बहुत नजदीक से दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, इलॉजिकल हमें लगता है। क्यों, क्योंकि हमारे सेंसेज उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्ट्रेटजिक यूज फॉर पॉजेज एंड साइलेंसेज, ये तो आप जानते ही हैं। अब्सर्डिटी और रियलिज्म को मिला देते हैं ये। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स विदाउट क्लियर कॉज ना, तो करेक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन पता नहीं चलता हमें किस वजह से इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई जानता नहीं है। अब इनके हम पोएट्री ड्रामेटिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ पोएट्री वगैरह भी अगर इन्होंने लिखा है तो उसको देख लेते हैं।
वार पोएट्री लिखी है, जैसे इन्होंने एंटी इराक वार पर लिखा था स्पेशली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल एसेज और स्पीचेज भी इन्होंने लिखा है, टेलीविजन ड्रामा रेडियो प्लेज भी लिखे हैं, डायरेक्ट किया है, बहुत सारे प्ले को डायरेक्ट किया है ना, सैमुअल बेकेट के प्ले को भी डायरेक्ट किया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस किसका था, सैमुअल बेकेट साहब से बहुत प्रभावित थे, लेकिन इनमें रियलिज्म थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग द यूएस फॉर हिज पॉलिटिकल व्यूज, कुछ समय के लिए इनको यूएस में इंटर करने से बना कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था कि इनके पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। टर्न डाउन नाइटहुड इन 1990s, 1990 में इनको नाइटहुड का अवार्ड मिला था, लेकिन इन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया, अस्वीकार कर दिया, बोला हम नहीं लेंगे। इनका एक नोबल लेक्चर था आर्ट ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स, ये काफी इनका मतलब इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो ये रचना इनकी काफी फेमस मानी जाती है, नोबल लेक्चर्स के नाम से हम उसको जानते हैं। थोड़ा सा हम एक बार इनका रिकॉल कर लेते हैं इनके बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हेराल्ड पेंटर का पहला प्ले क्या है, तो द रूम है, हम आपको बताए ही थे, पीछे भी हमने आपको बताया था। मोस्ट फेमस प्ले इनका कौन सा है, द होम कमिंग, हमने आपको बताया, जिससे इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली 1964 में। उसके बाद इनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट देखें तो एंटी वार स्पीच दिया करते थे, स्पेशली अगेंस्ट इराक वार, अभी हमने आपको बताया। अवार्ड्स में नोबेल प्राइज मिला है, टोनी अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट, 3 हमने बताया था कि आप रट लीजिए, इसको मत भूलिएगा। टर्म इन्होंने कौन सा क्वाइन किया है, तो पिंटरेस्ट टर्म क्वाइन किया है, ये ध्यान रखिएगा। इनसे टर्म और कौन सा रिलेटेड है, तो कॉमेडी ऑफ मिनेस है, और इसको क्वाइन किसने किया है, तो इरविंग वार्डल ने, ध्यान रखिएगा, इरविंग वार्डल ने, ठीक है। चलिए, इनकी टेक्निक क्या थी, तो पिंटर पॉज, अभी हमने आपको बताया ना, साइलेंस के थ्रू, पॉजेस के थ्रू ना, ब्रोकन स्पीचेस के थ्रू। मेजर थीम तो पावर स्ट्रगल इन डोमेस्टिक सेटिंग्स में दिखाते हैं। स्क्रीन राइटिंग वर्क में इनकी द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन और द सर्वेंट, ये काफी फेमस है। और इंस्पायर्ड किससे थे, तो सैमुअल बेकेट से, और इनके कुछ फ्रेंड थे उनसे इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो ये तो क्विक एक प्रकार से इनका रिवीजन था जो हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इनके प्लेज पर। जो इनका प्ले है द बर्थडे पार्टी, इसकी हम समरी देखते हैं, ठीक है, द बर्थडे पार्टी। तो आइए फटाफट चलते हैं। तो ऑथर तो इसके कोई डाउट ही नहीं है, हम लोग हेराल्ड पिंटर को पढ़ रहे हैं तो इसके ऑथर हेराल्ड पिंटर साहब हैं। कॉमेडी ऑफ मिनेस है, हमने आपको पीछे भी बताया कि इसमें ह्यूमर और थ्रेड दोनों मिक्स होते हैं, और ये एक अब्सर्डिस्ट ड्रामा है, ये शुरू से बताते चला रहा हूं कि अब्सर्डिस्ट ड्रामा है, ठीक है। अब्सर्ड प्लेज में भी हम इनको पढ़ते हैं। अब देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी सेटिंग कहां है, तो प्लेज की सेटिंग है अ बोर्डिंग हाउस इन एन अननेम्ड इंग्लिश सी साइड टाउन। इंग्लिश के समुद्र के किनारे कोई टाउन है, वहां पे एक अननेम्ड इंग्लिश सी साइड है, वहां पे एक बोर्डिंग हाउस है ना, एक बोर्डिंग हाउस है, वहीं बोर्डिंग हाउस की ये घटना है। आइए देखते हैं क्या स्टोरी शुरू करती है। तो एक्ट फर्स्ट हमारा जो ओपन होता है, एक्ट फर्स्ट, यहां से हमारी एक्ट फर्स्ट की शुरुआत होगी। आइए फटाफट क्विकली हम लोग इसको स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्ट शुरू होता है, देखिए अब्सर्डिस्ट प्ले की एक खासियत होती है कि सीन जो सेटिंग होती है वो बहुत क्विकली शिफ्ट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, एक ही जगह बार बार रिपीटेड होती है ना। तो यहां पर भी आप देखेंगे ना तो वही उसी प्रकार से रिपीटेड होगी। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग रूटीन का काम चल रहा है, और यहां पर डिसरप्शन हमें थोड़ा सा मिलेगा कि मॉर्निंग के रूटीन में थोड़ा सा डिसरप्शन है। तो आइए देखते हैं कैरेक्टर्स हमें यहां पर इस पहले सीन में कौन कौन मिलेगा। पहले सीन में हमें कैरेक्टर मिलते हैं, एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में मेग कैरेक्टर मिलता है, पेटी और स्टैनले, 3 कैरेक्टर हमें यहां पर दिखाई देते हैं। मेग एंड पेटी जो है हैव और रिपीटिंग मोनोटोनस कन्वर्सेशन ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। इनका काम क्या है, हम इनको देखते हैं। तो ये लोग सुबह क्या करते हैं, अपने वहां पर आ जाएंगे डाइनिंग टेबल पर, जहां पर सुबह का ये लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं बैठ करके। ये लोग रिपीटेटिव ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल डेली जो है इनका काम यही है ना। वो क्या करेगा, पेटी जो है वो क्या करता है, वो आपका न्यूज़पेपर पढ़ेगा और अपना नाश्ता करता रहेगा। मेग उसके लिए नाश्ता लाएगी, डेली का इनका काम है ना, रिपीटेटिव एक्शन है। मेग इज फसी चाइल्ड लाइक एंड फ्लर्टेशस विथ स्टैनले। इनका एक किराएदार है जिसका नाम स्टैनले है, ठीक है, वो किराए पर रहता है। बोर्डिंग हाउस है ना, बोर्डिंग हाउस मतलब जैसे पीजी वगैरह हम लोग देते हैं ना रहने के लिए। तो मेग और पेटी जो है ये मकान मालकिन है, कह सकते हैं दोनों लोग,
पति पत्नी है, इन्होंने स्टैनले को किराए पर घर दे रखा है और स्टैनले से वो काफी चाइल्ड लाइक मतलब व्यवहार करती है मेगा, और थोड़ा सा फ्लैटेसस टाइप का व्यवहार करती है। हालांकि वो काफी एजेड है, 60s में है अपने वो, और ये तो अपने 40s में है ना, काफी छोटा है। लेकिन स्टैनले के साथ ट्रीटिंग हिम लाइक अ सन, जैसे बच्चे से मतलब बच्चे की तरह, और एकदम चाइल्ड लाइक बिहेवियर करती है। स्टैनले जो है प्रायः वो अपने पजामाज में रहता है, अपीयर्स इरिटेबल ना, बिल्कुल इरिटेबल दिखाता है, मतलब उसको कोई भी आसानी से इरिटेट कर सकता है। एंड पॉसिबली मेंटली डिस्टर्ब, और उसको देख करके और उसके एक्शन को देख करके लगता है कि थोड़ा मेंटली ये डिस्टर्ब भी है। कौन? स्टैनले ना। चलिए, मेग टेल्स स्टैनले अबाउट टू न्यू बोर्डर्स अराइविंग। अब कहानी होती क्या है कि ये लोग इवनिंग वॉक पर कहीं गए हुए थे, वहां पर कोई इनसे मिला था और बताया था कि दो लोग जो है वो आएंगे, अब नए किराएदार दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, न्यू बोर्डर्स, ध्यान रखिएगा। विच अनसेटल्स हिम, ये सुन करके जो स्टैनले होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, अनसेटल्ड हो जाता है। स्टैनले क्लेम्स ही वाज वंस अ पियानिस्ट इन लोअर एडमॉन्टन। स्टैनले का कहता है कि मैं पहले बचपन में क्या था, मैं एक पियानिस्ट था, पहले मैं पियानिस्ट का काम किया करता था, पियानो बजाता था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, कौन पियानो प्लेयर है, कौन पियानो प्लेयर है, तो यही स्टैनले है। बट दिस मे बी फॉल्स, सजेस्टिंग ही इज एन अनरिलायबल नरेटर। ये लेकिन गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो अच्छा नरेटर नहीं है, वो झूठी झूठी कहानियां बहुत बताता है। तो हो सकता है वो पियानो बजाता भी रहा हो, लेकिन फिलहाल यहां पर यही हमें जानकारी मिलती है, वो बताता है पहले मैं पियानो को अच्छे से बजाता था। ही ग्रोज पैरानॉइड एंड हिंट्स एट बीइंग फॉलोड और पनिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद वो धीरे धीरे बेचारा हल्का सा पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लोग मेरे पीछा करते हैं और वो मुझे पनिश करना चाहते हैं, और वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आकर के सीन फर्स्ट हमारा जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अब सीन फर्स्ट को आप अगर हम देखें तो इस तरीके से आप एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट को इस तरीके से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये है घर, इस घर के मालिक हैं हमारे इस घर के पेटी और उनकी पत्नी मैग। ध्यान रखिएगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, दोनों, इनका घर है। इनके घर में किराएदार में बोर्डिंग में एक रहता है जिसका नाम स्टैनले है, ठीक है। ये लोग अपना बुढ़े बुढ़ी हैं, आराम से ये लोग सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता वास्ता करते हैं, और पीजी होता है ना, तो क्या जो गेस्ट रखते हैं उसको भी नाश्ता वगैरह बुलाते हैं। तो ये जब मेग जब भी नाश्ता बनाती है ना, तो ये स्टैनले को बुलाती है और मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार, एक प्रकार से हंसी मजाक, चाइल्ड लाइक बिहेवियर, फ्लर्टेशस बिहेवियर, सब प्रकार का बिहेवियर करती है। एक अपने बच्चे की तरह कह सकते हैं, नॉर्मली वो ट्रीट करती है, इस तरीके का बिहेवियर है उसका। स्टैनले लेकिन जो है वो थोड़ा सा देखने में ही लगता है कि हाँ ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इस तरीके से व्यवहार करता है, और कपड़े भी वैसे ढीले ढाले आजामा पैजामा पहन करके रहता है। तो ये लोग जो है इनके बोर्डिंग हाउस में, यहाँ पे और भी जगह है, ये लोग बताते हैं इसको स्टैनले को जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे बताते हैं कि स्टैनले ऐसा है, दो बोर्डर्स और आ रहे हैं, दो लोग रहने के लिए आ रहे हैं ना। इनको किसी ने बताया है कि दो लोग घर की तलाश कर रहे थे और वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे, पूछने के लिए आएंगे। ये स्टैनले सुनता है तो स्टैनले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैनले ने पास्ट में कोई क्राइम किया है, अभी आगे पता चलेगा क्राइम किया, और हो सकता है उसको कहीं ना कहीं डर है कि वो लोग कहीं वही तो नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि उसका घर नहीं है तो कर भी क्या सकता है ना, कुछ कर नहीं सकता है। हालांकि फिलहाल यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हमें जो पता चलता है कि डोमेस्टिक लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल चल रही सब चीज, अचानक देखते हैं वहां पर क्या होता है, अब बिल्कुल स्ट्रेंज चीजें घटित हो रही ना। एक नया कोई आ रहा है और वो स्टैनले इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, वहां पर ये काफी चीजें हमें दिखाई देती हैं। स्टैनले का बिहेवियर हमें क्या सजेस्ट करता है, देखिए यहां पर हमने मेंशन भी किया है, स्टैनले का बिहेवियर क्या सजेस्ट करता है, पास्ट ट्रामा, मेंटली थोड़ा सा अनफिट है ना, तो ऐसा लगता है पास्ट में इसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, गिल्ट है कोई, या फियर है, किसी चीज से डर रहा है, कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन पीछा कर रहा है ना, तो मतलब किसी चीज से डर रहा है। मेग का चाइल्डिशनेस एंड मैटरनल बिहेवियर क्या क्रिएट करता है, अनकंफर्टेबल डायनेमिक ना, ये एक अनकंफर्टेबल डायनेमिक क्रिएट करता है। इतना ज्यादा चाइल्डिशनेस और मैटरनल बिहेवियर जो है वो अनकंफर्टेबल कर देता है किसी को। अब सीन सेकंड शुरू होता है। सीन सेकंड में क्या होता है, सीन सेकंड देखिए,
अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर्स, मेग और पेटी ने बताया था स्टैनले को कि दो बोर्डर्स आ रहे हैं ना, अब वो दोनों आ गए हैं। दोनों का नाम याद रखना, दोनों का नाम, एक का नाम है गोल्डबर्ग, एक का नाम है गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम है मैकन, ठीक है। गोल्डबर्ग और मैकन दोनों आते हैं, दोनों आ गए, इंट्रोडक्शन होता है दोनों का। गोल्डबर्ग इज स्मूथ, टॉकेटिव एंड नॉस्टैल्जिक, लॉन्जिंग फॉर द पास्ट। गोल्डबर्ग अपनी बातें बताता है दुनिया भर की, तो उसके बाद से पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा बोलने वाला, स्मूथली बोलने वाला और नॉस्टैल्जिक है, बार बार अपने पास्ट की बात करता है कि पहले हमने ऐसे कर दिया था, पहले हम ऐसे थे वैसे थे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है। मैकन जो है वो बड़ा सीरियस है, साइलेंट है और ये आयरिश है, आयरिश पीपल है। ही अपीयर्स एंक्सस, ये हमेशा परेशान, चिंतित रहता है किसी चीज को लेकर के, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। दियर डायलॉग इज क्रिप्टिक, इन दोनों के डायलॉग मतलब जो भी बातचीत करते हैं ना, ये बड़ा क्रिप्टिक मतलब मिस्टीरियस टाइप का, रहस्यमयी, स्ट्रेंज रहता है, बिल्कुल अनक्लियर है, ये क्या कहना चाहते हैं क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे ही नीड्स टू बी एडजस्टेड शब्द बोलते हैं, ही नीड्स टू बी एडजस्टेड, अब ये क्या है, ये बड़ा अनक्लियर सा जो है शब्द है कि उसको एडजस्टेड होने की जरूरत है ना, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्या कह रहा है ये, एडजस्टेड मतलब किस चीज के लिए। दे मेंशन दैट ही मतलब स्टैनले हैज बिट्रेड सम ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दो नथिंग स्पेसिफाई इज सेड। अब वो लोग इतना बताते हैं कि जो स्टैनले है ना, इसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा किया है, लेकिन न तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताते हैं, न तो क्या धोखा किया है, क्या बिट्रायल किया है, वो भी नहीं बताते हैं। मैकन थोड़ा सा मेटिकुलसली टीयर्स न्यूज़पेपर इनटू स्ट्रिप्स, वहां पर मैकन जो है ना बड़े ध्यान से पेपर को फाड़ रहा है, स्ट्रिप्स में फाड़ रहा है। पॉसिबली सिंबलाइजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ और फैक्ट्स, ये शायद ये सिंबलाइज कर रहा है कि वो ट्रूथ को छुपा रहा है, कुछ सच है जिसको छुपा रहा है, वहां पर कुछ पेपर है उसको फाड़ रहा है ना। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि न्यूज़पेपर कौन फाड़ता है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बच्चों, ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर कौन फाड़ता है, तो मैकगन फाड़ता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम क्या देखते हैं, तो यहां पर अब हमें मिनास देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा थ्रेट देखने को मिलता है, एम्बिगुअस अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है कि कौन सी अथॉरिटी है, नोबडी नोज। गोल्डबर्ग मैगन बताते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे तलाश रही है, लेकिन वो कौन है इनको नहीं पता, ये लोग बताते नहीं हो, पता होगा या बता नहीं रहे होंगे या इनको भी नहीं पता होगा, लेकिन ये एम्बिगुअस है। यहां पर हमें क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंजर्स एक्ट एज इन फोर्सेज ऑफ कंफॉर्मिटी और आइडियोलॉजी, पिंटर्स कॉमेडी ऑफ मिनास बिगिंस टू टेक शेप। यहां पर पिंटर की कॉमेडी ऑफ मिनास, अभी क्या फैमिली में कॉमेडी चल रही है, वो चाइल्डिश लाइक बिहेवियर करती है जो है मेग स्टैनले के साथ, स्टैनले भी ऐसे कुर्ते पैजामा में अजीब टाइप का वो करता है, सब कुछ कॉमेडी टाइप का चल रहा है। फिर दो स्ट्रेंजर आते हैं, वहां से थोड़ा थोड़ा थ्रेट आने लगता है ना, तो जब कॉमिक प्लस थ्रेट मिल जाए तो वो होता है कॉमेडी ऑफ मिनास ना, कॉमेडी ऑफ मिनास। अब धीरे धीरे ये प्ले टर्न हो रहा है कॉमेडी ऑफ मिनास में। तब ये एक्ट जो है हमारा समाप्त होता है। अब हमारा एक्ट सेकंड ओपन होता है। एक्ट सेकंड में हम क्या देखेंगे, एक्ट सेकंड में हम देखते हैं साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बिगिंस। यहां पर थोड़ा सा हम स्टैनले को देखेंगे कि साइकोलॉजिकली ये ब्रेकडाउन हो रहा है, ये चीज शुरू होती है। अच्छा, केवल स्टैनले का ही नहीं और लोगों का भी, आइए देखते हैं कैसे। यहां पर हमें कौन कौन कैरेक्टर्स मिलेंगे, यहां पर स्टैनले पहले मिल चुके हैं, हम लोग जानते हैं। मेग पहले मिल चुके हैं, हम लोग जानते हैं। गोल्डबर्ग पहले मिल चुके हैं, इनको हम लोग जान रहे हैं। और मैकन ये भी मिल चुके हैं, इनको हम जानते हैं। एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है लुलू, ध्यान रखिएगा ना, कई बार ये एग्जाम में भी आया है। लुलू मॉल है ना लखनऊ में, लुलू। चलिए, मेग यहां पर, मेग इंसिस्ट इट इज स्टैनलेज बर्थडे। मेग कहती है कि स्टैनले का आज बर्थडे है। स्टैनले डिनाई करता है, अरे नहीं नहीं मेरा बर्थडे नहीं, लेकिन उसको कहीं से पता चला है, कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है। लुलू फ्लर्ट्स विद गोल्डबर्ग एंड आस्क अबाउट हिज फास्ट। अब वहां पर लुलू आती है। लुलू क्या थी, वो थोड़ा सा स्टैनले से हंसी मजाक किया करती थी, कभी मिलने आती थी। लुलू आती है, गोल्डबर्ग और मैकगन को देखती है, तो गोल्डबर्ग थोड़ा सा बोलने वोलने में टॉकेटिव टाइप का है, तो लुलू उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। लुलू उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके पास्ट के बारे में पूछती है कि अच्छा बताओ तुम्हारा पास्ट क्या है ना। स्टैनले ट्राइज टू लीव बट इज स्टॉप्ड बाय मैकगन। स्टैनले वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैकगन उसको पकड़ लेता है, पकड़ के बैठा लेता है, कहता है बैठो कहाँ जा रहे हो।
गोल्डबर्ग एंड मैगन कन्फ्रंट स्टैनले विथ इलॉजिकल एंड फास्ट पेस्ड क्वेश्चंस। उसको बैठा लेते हैं गोल्डबर्ग और मैगन, और उससे बहुत सारे इलॉजिकल मतलब अतार्किक टाइप के, बेकार से, और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तेजी तेजी उससे जल्दी जल्दी पूछने लगते हैं। वाई डिड यू बिट्रे अस, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तुमने हमें धोखा क्यों दिया। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, कल तुम क्या कर रहे थे। इज द नंबर 846 पॉसिबल और नेसेसरी, क्या 846 नंबर हो सकता है या जरूरी है, क्या हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन, और बहुत सारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन उससे पूछते हैं। कौन, मैगन और गोल्डबर्ग। किससे पूछते हैं, स्टैनले से। स्टैनले बिकम्स फ्राइटेंड एंड कंफ्यूज्ड अनेबल टू आंसर। स्टैनले तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, डर गया बिल्कुल, और वो आंसर नहीं दे पाता। उससे ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं तो हमारे जो पिंटर साहब हैं, इन्होंने इंट्रोगेशन टेक्निक का यूज किया है ना, बहुत सारे इंटेंस क्वेश्चनिंग का करने को इंट्रोगेशन बोलते हैं। ये स्टैनले को साइकोलॉजिकली तोड़ने का काम करता है। ये क्वेश्चंस जो है ना, इंट्रोगेशन क्या होता है, इसको साइकोलॉजिकली तोड़ने का काम करता है। लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ वेपन लीडिंग टू मेंटल डिसइंटीग्रेशन। कह रहे हैं कि अगर किसी को मेंटली डिसइंटीग्रेट करना है ना, अगर उसका मेंटल स्टेटस खराब करना है, तो लैंग्वेज भी उसमें बहुत रोल प्ले करती है। तो यहां पर लैंग्वेज के थ्रू ही क्या, जो स्टैनले है ना, उसके मेंटल इंटीग्रेशन को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। कैसे, जैसे उससे इस प्रकार से क्वेश्चन कि कहां थे, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। अब बेचारा बेचारा जान ही नहीं रहा है कौन है ये लोग, लेकिन वही है चोर के दाढ़ी में तिनका, हो सकता है उसने कोई गलत काम किया, उड़र रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये लोग वहीं से आए हुए हैं ना, क्योंकि इन लोगों ने रिवील नहीं किया है कि हम कहां से आए हुए हैं। मतलब स्टैनले, मान लीजिए स्टैनले जो है ये किसी ए ऑर्गेनाइजेशन से, मान लीजिए इसने धोखा किया है, और गोल्डबर्ग और मैगन जो हैं ये आए हैं और इससे ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया, कल तुम कहां थे। अब इसको ये नहीं पता, इन लोगों ने नहीं बताया कि ये लोग ए से आए हैं कि कोई बी से आए हैं, सी से कहां से आए हैं, ये लोगों ने बताया नहीं, लेकिन इनसे ये पूछ रहे हैं, पकड़ के बैठा लिया, कह रहे हैं बताओ। अब इनको तो डर कहीं ना कहीं मन में तो रहेगा कि ए केस से रिलेटेड तो नहीं है ये लोग, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ क्या है, एम्बिगुअस है ना, अनक्लियर है बिल्कुल। अब हमारा सीन 2 शुरू होता है। सीन 2 इवनिंग में सीन 2 आता है, जहां पर बर्थडे पार्टी शुरू होती है ना, जिसपे ये प्ले बना है, ध्यान रखिएगा। बर्थडे पार्टी शुरू होती है, सभी मेन कैरेक्टर्स यहां पर हैं, ध्यान रखिएगा, सभी मेन कैरेक्टर्स। बर्थडे पार्टी है किसका, स्टैनले का। तो जितने मेन कैरेक्टर हैं, कौन कौन मेन कैरेक्टर हैं, तो याद रख लेना कैरेक्टर बेटा, बहुत पूछता है। मेग हैं और पेटी, ये तो दोनों मालिक ही है बोर्डिंग हाउस के ना, मेग और पेटी ये दोनों हैं। स्टैनले इनके यहाँ किराएदार रहता है, हम शुरू में ही इससे मिल चुके हैं ना, स्टैनले। और इनकी एक पड़ोसी है जिसका नाम लुलू है, ठीक है। और इनको खोजते हुए दो लोग आए हैं जिनका नाम गोल्डबर्ग और मैकन है, गोल्डबर्ग और मैकन है ना। चलिए, इतने करेक्टर हमारे यहाँ पर मेन मेन करेक्टर सब इकट्ठा हुए हैं, और कुछ लोग आए होंगे गेस्ट लोग, चलिए आइए देखते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है, पार्टी बिगिंस इन अ स्ट्रेंज फोर्स्ड मैनर, बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से पार्टी शुरू होती है। मेग इज ड्रंक एंड एक्साइटेड, मेग पहले से ही अपना ले लिया है उसने और बड़ी एक्साइटेड है। गोल्डबर्ग इज ओवरली चार्मिंग, गोल्डबर्ग भी खूब सजा वजा है, चार्मिंग दिख रहा है। गेम्स बिगिन, यहां पर ये लोग एक गेम खेलते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये एग्जाम में पूछा होगा। ये लोग गेम खेलते हैं ब्लाइंड मैंस बफ ना, ब्लाइंड मैंस बफ, बहुत ही फेमस गेम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। स्टैनले इज ब्लाइंड फोल्डेड, स्टैनले की आंख पर क्या कर दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है। इन द डार्क, तभी वहां पर अंधेरा होता है। लुलू स्क्रीम्स, लुलू चीखती है बहुत जोर से। स्टैनले स्क्रीम्स, स्टैनले चीखता है। फर्नीचर इज ब्रोकन एंड chaos ensues, और फर्नीचर टूटा हुआ है, लाइट कटती है और लुलू चिल्लाती, स्टैनले चिल्लाता है फर्नीचर टूटा हुआ है, जैसे लाइट आती देखते हैं सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पार्टी रिचुअल ऑफ ह्यूमिलिएशन ना, पब्लिक शेम का एक जो है तरीका है पार्टी। ब्लाइंड फोल्डिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, क्लैरिटी एंड आइडेंटिटी। उसके बाद स्टैनलेज पावरलेसनेस बिकम्स विजुअल, यहां पर दिखाता है कि स्टैनले अब बिल्कुल पावरलेस हो चुका है, उसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है।
पार्टी ओवर हो जाती है, रात में सारी दिक्कतें हो गई हैं, जो लफड़ा होना था हो गया। एक्ट सेकंड समाप्त होता है, एक्ट थर्ड शुरू होता है। एक्ट थर्ड में हमारे पास कौन कौन से करेक्टर हैं? ये पार्टी के आफ्टर माथ, मतलब जो कुछ हो हल्ला होना था उसके बाद, पेटी हमारे पास, गोल्डबर्ग, मैगन, लुलू, ये सब हैं ना। आइए देखते हैं। लुलू अक्यूजेस गोल्डबर्ग ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हर। लुलू आरोप लगाती है कि रात में लाइट कटने के बाद गोल्डबर्ग ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी थी। मतलब वो कहीं ना कहीं एजॉल्ट का आरोप लगाती है। बट ही गैस लाइट्स, लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो गोल्डबर्ग है, कहता है कि इसने जानबूझ करके डाउट क्रिएट किया हुआ है, उसके डाउट को मैनिपुलेट कर देता है कि मैं नहीं था, ऐसे था, वैसे था, दुनिया भर की चीजें बता देता है। मैकन क्या कहता है? कंटिन्यूज टू डिह्यूमनाइज स्टैनले। मैकन जो है स्टैनले को डिह्यूमनाइज कर रहा है, अरे तुम बड़े घटिया इंसान हो, और उससे कहता है तुम बताओ, उत्तर दो, तुमने धोखा क्यों दिया, तुमने ये क्यों किया, बार बार उसको डिह्यूमनाइज कर रहा है। स्टैनले लॉसेस हिज एबिलिटी टू स्पीक। स्टैनले बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, ओनली ग्रोनिंग, केवल वो कुछ कहना चाहता है लेकिन रुक जा रहा है, केवल पीड़ा में है। गोल्डबर्ग एंड मैगन प्लान्स टू टेक हिम अवे फॉर ट्रीटमेंट। गोल्डबर्ग और जो मैगन है ये कहते हैं कि इसको ले चलो, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, पॉसिबली ब्रेन वॉशिंग और एग्जीक्यूशन। अब ये नहीं पता कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट कई तरीके होता है ना, मारना, पीटना, काटना, ये भी होता है एक प्रकार का ट्रीटमेंट। तो इसका ब्रेन वॉशिंग करेंगे या एग्जीक्यूशन करेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम लोग इनको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, और लेके चले भी जाते हैं ना, गोल्डबर्ग और मैगन जो है। अब यहां पर गोल्डबर्ग और मैगन क्या है? ये एजेंट्स ऑफ अनसीन पावर। ये लोग किसके एजेंट हैं? एक ऐसी कोई ताकत है जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता कौन है, लेकिन ये लोग आए हैं ना। अब वो कोई भी पावर हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, साइकोलॉजिकल, उसके सिंबल हैं ये लोग, ठीक है। स्टैनले का साइलेंस क्या बताता है? स्टैनले का साइलेंस बताता है कि आदमी की आइडेंटिटी एनहिलेट हो गई है, डिस्ट्रक्ट हो गई है ना। और लुलू का वॉइस क्या बताती है? कि पैट्रियार्कल कंट्रोल को बताती है। क्या बताती है? पैट्रियार्कल कंट्रोल को। लुलू की वॉइस वहां पर दबा दी गई ना। लुलू कहती है ना कि गोल्डबर्ग ने मेरे ऊपर अटैक एजॉल्ट किया था जो है रात में, लेकिन उसकी बात को वहां पर मैनिपुलेट कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो ये क्या दिखाता है? सप्रेशन ऑफ विमेन्स वॉइस ना, ये भी दिखाता है। दूसरा सीन शुरू होता है डिपार्चर एंड डेनियल। अब यहां पर क्या होता है ध्यान रखिएगा, गोल्डबर्ग और मैगन जो हैं ये स्टैनले को लेकर कर जाते हैं। स्टैनले इज ड्रेस्ड फॉर्मली बट कैटाटोनिक। कह रहे हैं स्टैनले जो है फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन बिल्कुल एकदम मोशनलेस है, एकदम शांत खड़ा हुआ है, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, खूब ड्रेस बढ़िया पहना दिया गया है। पेटी ट्राइज टू स्टॉप देम। पेटी जो है वो करता है इनको रोकने की कोशिश, इनको गोल्डबर्ग और मैगन को रोकने की कोशिश करता है कि भाई आप लोग रुक जाइए ना, इसको मत ले जाइए। किसको? स्टैनले को। कहता है डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू ना, उसको रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम ये मत बताओ, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, कि तुम्हें क्या करना है ये उन्हें मत बताने दो। किसे कहता? स्टैनले से कहता है। गोल्डबर्ग एंड मैगन इग्नोर हिम एंड टेक स्टैनले अवे। गोल्डबर्ग और मैगन उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और वहां से स्टैनले को लेकर के चले जाते हैं। मेग की एंट्री होती है। मेग मार्केट गई है, उसको नहीं पता है क्या हुआ है घर में। अनअवेयर ऑफ द ट्रामा सी जॉयफुली रेमिनिसेंस वाजंट इट अ लवली पार्टी। अब वो तो अपने धुन में मस्त है, वो कहती है कि कितनी अच्छी पार्टी थी ना, वो सब बता रही है, उसको ये नहीं पता है गोल्डबर्ग और मैगन जो है वो स्टैनले को लेकर के चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है मेग का इग्नोरेंस क्या दिखाता है? मेग का इग्नोरेंस दिखाता है कि सोसाइटी कैसे ऑपरेशन के खिलाफ ब्लाइंड हो जाती है, मतलब उसको पता नहीं रहता किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, सोसाइटी उस पर ध्यान नहीं देती है ना। और यहां पे आकर के हमारा प्ले समाप्त हो जाता है। तो अब देखिए, तो प्ले हमारा 3 एक्ट में है, 3 एक्ट में है, और हर एक्ट में 2-2 सीन है ना, तो 3 into 2 6 सीन्स हैं। और हमारे पास 6 ही मेन कैरेक्टर हैं। 6 ही मेन कैरेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? मेग एंड पेटी। मेग एंड पेटी ये लोग हैं क्या? ये लोग दोनों लोग, ये जो बोर्डिंग हाउस है ना उसके मालिक हैं, और इनके यहाँ एक बोर्डिंग हाउस में रहता है लड़का जिसका नाम स्टैनले है, और इनकी एक पड़ोसी है लुलू, और 2 लोग आते हैं गोल्डबर्ग और मैगन। गोल्डबर्ग और मैगन, तो ये क्या है? ये इतने ही कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं, 1 2 3
4 5 6, 6 कैरेक्टर, 6 सीन और 3 एक्ट, यही मेन है। बोर्डिंग हाउस का है। एक जो यहाँ पर गेम खेलते हैं ना, द ब्लाइंड मैन बफ, ये काफी फेमस है, इसको आप याद रखेंगे। और एक चीज यहाँ पर मैं भूल गया, ये लोग जो है ब्लाइंड मैन बफ जो है, जो मेग होती है ना, मेग जो है वो स्टैनले के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लाती है, उस ड्रम, जो ड्रम होता है ना छोटा सा, वो लेके आती है इसके लिए। तो ये कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि क्या गिफ्ट उसके लिए लेकर के आती है ना। हालांकि जब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ाते हैं, जैसे सुबह नाश्ता में वो लोग क्या करते हैं, हाँ ब्रेड के साथ क्या लेते हैं, ये सब भी बताते हैं ना। तो आइए हम एक बार और देख लेते हैं छोटी छोटी चीजें। कॉमेडी ऑफ मिनास, कॉमेडी ऑफ मिनास हमने आपको बताया ही है कि इरविंग वार्डल ने ये टर्म कॉइन किया है, और ये हेरोल्ड पिंटर के प्लेस के लिए लिखा जाता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर कॉमिक प्लस थ्रेट दोनों मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, वही होता है कॉमेडी ऑफ मिनास ना। लॉस ऑफ आइडेंटिटी यहां पर आप देखेंगे। स्टैनले क्या है, स्टैनले की हिस्ट्री प्रोफेशन कुछ हमें नहीं पता, आइडेंटिटी उसकी क्या है हमें कुछ नहीं पता ना। और लास्ट में उसकी वॉइस भी क्या है, बिल्कुल इरेज कर दी जाती है, उसको उसकी आवाज चली गई है, आवाज चली गई, ये संकेत करता है कि मतलब ही इज वॉइसलेस, अब वो कुछ बोल नहीं सकता है। जो भी उसने जो भी उसने अपराध किए हो, क्राइम किए हो, बट ही इज वॉइसलेस, ये दिखाता है। तो ये क्या है, ये कैटाटोनिक बनता है ना, कैटाटोनिक का मतलब होता है स्पीचलेस, अनरिस्पॉन्सिव, बिल्कुल एकदम शांत हो गया है। अथॉरिटेटिव कंट्रोल, गोल्डबर्ग और मैगन उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, आते ही कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, उसको लेकर चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि अथॉरिटी कैसे हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। लैंग्वेज एज ए वेपन काम करता है। गोल्डबर्ग और मैगन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ करके इमोशनली उसको और साइकोलॉजिकली ब्रेक कर देते हैं बिल्कुल। साइलेंस एंड एब्सर्डिज्म है ही, डेनियल ऑफ रियलिटी है, मेग को रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है, और साइकोलॉजिकल वायलेंस है। तो ये तो थोड़ा कुछ थीम्स थी, थीमेटिक टेबल है, एक बार आप थीम को पढ़ लीजिएगा, क्या क्या यहाँ पर थीम्स दी हुई हैं और क्या इसके जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, और इसमें सिंबॉलिज्म आप देख लीजिएगा। एक्ट सीन पूरा आप अच्छे से ध्यान से एक एक बार सारे एक्ट सारे सीन्स को आप रिवाइज करेंगे कम से कम मिनिमम, तब आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए ये हमने आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया, बाकी जब कंपटीशन के लिए पढ़ाएंगे तो बर्थडे पार्टी को हम अलग से ले आएंगे, तो वहां पे बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, कौन सा गिफ्ट दिया, कितने बजे शुरू हुआ पार्टी, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आकर के हमारा ये हेरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी थोड़ी सी और उनके जो प्ले है द बर्थडे पार्टी, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जान लिया। एटलीस्ट यहाँ से आपको करेक्टर, सीन, एक्ट, ये सब तो पता हो ही जाएगा। कॉमेडी ऑफ मिनास क्या होता है, किसने टर्म कॉइन किया है, तो लगभग 70% चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। 20-30% कंपटीशन के लिए हम अलग से इस पर वीडियो ले आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अपने क्लास की तैयारी करिए, और अपने कमेंट्स वगैरह आप लोग जरूर ड्रॉप करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे यू ऑल।